पीपीटी दिख रही है रेगुलराइजेशन की? यस मैम। हाँ ठीक है। तो आज हम लोग रेगुलराइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रेगुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोगों ने मशीन लर्निंग ये सब्जेक्ट पढ़ा था। वो जो मशीन लर्निंग में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी सबसे पहले देख लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। तो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग ये जो है, ये कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग डेटा के इर्द गिर्द मंडराता है। ट्रेनिंग डेटा आपका अगर ज्यादा है, आपका मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो आपका ओवर फिटिंग हो जाता है। तो बेसिकली अब ये रेगुलराइजेशन टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के टर्म्स में भी। साथ ही में जब हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कोई भी मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो इस मॉडल को स्टेबलाइज करना या इस मॉडल की ऑप्टिमैलिटी ये रेगुलराइजेशन पर ही डिपेंड रहती है। तो हम लोग अभी रेगुलराइजेशन एग्जैक्टली क्या है देखते हैं। देखिए, जब हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स को ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग के टर्म्स में नापते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ओवरफिटिंग भी ठीक नहीं है मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, और अंडरफिटिंग भी ठीक नहीं है। अब ओवरफिटिंग ठीक नहीं है और साथ ही अंडरफिटिंग भी ठीक नहीं है। तो ये ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग ऑफ द मॉडल्स को अगर हमें फिक्स करना है, हमें ठीक करना है, या फिर इसके जो डिसएडवांटेजेस है उस डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करना है, तो हम एक टेक्निक यूज करते हैं, उसे हम बोलेंगे रेगुलराइजेशन। सो टू फिक्स द प्रॉब्लम्स अराइज्ड ड्यू टू ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, इसे हम लोग बोलते हैं रेगुलराइजेशन। अब ये जो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे और फिर से हम लोग अपने स्लाइड पर आएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये फिगर, ये डायग्राम हमने पहले भी पढ़ी हुई है। देखिए, ये सारे आपके फीचर्स है, ये सारे डेटा पॉइंट्स है अक्रॉस दी एक्स एंड वाई एक्सिस। मतलब आपका जो डेटा है वो 2 डायमेंशनल डेटा है और आपका प्लॉटिंग अक्रॉस एक्स और वाई एक्सिस है। तो ये जो डेटा पॉइंट्स है या फिर ये जो फीचर्स है, ये 2 डायमेंशनल फीचर्स, अगर हम लोगों को प्रेडिक्शन करना है एंड दैट प्रेडिक्शन विल बी थ्रू दी स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग मॉडल में इस तरीके से बनाते हैं या फिर इस तरीके से बनाते हैं या फिर इस तरीके से बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो लाइन के बाहर आ रहे हैं और मिनिमम पॉइंट्स आपके लाइन के ऊपर। मतलब आपका जो डेटा है वो लाइन पर फिट नहीं हो रहा है। मतलब पूरा का पूरा जो डेटा है वो लाइन पर फिट नहीं हो रहा है। बहुत कम पॉइंट्स है, कम डेटा पॉइंट्स है, द लेस डेटा पॉइंट्स आर देयर, जो कि आपके उस स्ट्रेट लाइन पर फिट बैठते हैं। तो हम लोग इसे बोलेंगे अंडर फिटिंग। इसके ठीक अपोजिट कंडीशन है आपकी ओवर फिटिंग। ये जो कंडीशन है ओवर फिटिंग, ये ओवर फिटिंग कंडीशन ये बताती है कि आपका जो भी कर्व है या आपकी जो भी लाइन है, वो लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि आपके जो डेटा पॉइंट्स है, कुछ डेटा पॉइंट्स छोड़कर मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स विल बी लाई ऑन द लाइन। मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स will be lie on function line। अब ये जो फंक्शन लाइन है, ये फंक्शन लाइन इन सारे डेटा पॉइंट्स को अक्यूमुलेट करती है और साथ ही में ये देख सकते हैं कि बहुत ही कम पॉइंट्स है जो कि लाइन के बाहर है। तो हम लोग इसे बोलेंगे ओवरफिटिंग। मतलब एबिलिटी टू ओवरफिट all the features, ability to fit
दी ऑल डेटा पॉइंट्स। तो ये ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, और इन दोनों की जो बैलेंस्ड कंडीशन है, जिसे हम बोलेंगे कि आपकी जो कर्व है, आपकी जो लाइन है, वो लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे कि मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स रहे, साथ ही में जो नए डेटा पॉइंट्स होंगे उस नए डेटा पॉइंट्स को भी एक्यूमुलेट करने की स्ट्रेंथ इस लाइन में, इस कर्व में रहेगी। तो ये आपका बैलेंस्ड पॉइंट हो गया, मतलब दैट इज व्हाट द बैलेंस फिटिंग। एक आपका अंडर फिटिंग, एक ओवर फिटिंग और दूसरा है बैलेंस फिटिंग। तो ये आपका डिफरेंस है अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग और बैलेंस फिटिंग में। तो अभी हम लोग फिर से पहली वाली स्लाइड पे जाएंगे। तो ये जो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम मशीन लर्निंग मॉडल्स में अक्सर देखा जाता है, तो इसे ओवरकम करने के लिए हम कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? रेगुलराइजेशन टेक्निक। अब ये रेगुलराइजेशन टेक्निक को अगर हम लोग एक ओवर फिटिंग के टर्म्स में देखेंगे, तो यूजुअली ये होता है कि जब मशीन लर्निंग, देखिए मैं बार बार मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एनएलपी मॉडल्स नहीं है। सो दीज आर ऑल दी, इनडायरेक्टली आई एम एड्रेसिंग टू एनएलपी मॉडल्स। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स या एनएलपी मॉडल्स जो है, दीज एनएलपी मॉडल्स आर हैविंग द ट्रेनिंग डेटा। उनके पास में ट्रेनिंग डेटा होता है और टेस्टिंग डेटा होता है। ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा, सारी चीज डेटा पर ही काम करती है। तो ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में हमें कई बार डिवीजन करना पड़ता है। किस तरीके से डिवीजन करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये अभी हम लोग नहीं देखेंगे। हमने कई बार वैलिडेशन टेक्निक्स देखे, क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स है, के फोल्ड वैलिडेशन, अगर आपको याद होगा तो के फोल्ड वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन में हमने ये देखा है कि हम लोग ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा को कैसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ दिस ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा, ये वैलिडेशन टेक्निक में हमने देखा है। ठीक, तो अब यहाँ पर ओवरफिटिंग कब होती है? जब मशीन लर्निंग मॉडल लर्न करता है, तो दैट विल लर्न थ्रू द ट्रेनिंग डेटा। जब हम लोग उसको ट्रेन कराते हैं, ट्रेनिंग डेटा के माध्यम से मशीन लर्निंग मॉडल लर्न करता है। अब जब ट्रेनिंग डेटा आप एज ए इनपुट देते हैं और उस मशीन लर्निंग मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा को लर्न कर लिया, सभी ट्रेनिंग डेटा को लर्न कर लिया, एंड इट गिव्स यू ऑल द डिटेलिंग, मतलब ईच एंड एवरी data that you are giving to the model, it is learned by the machine learning model। तो यहाँ पर आपका ओवरफिटिंग का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ओवरफिटिंग कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ एक तरीके से वो लर्न कर रहा है, अच्छी बात है, पूरा डेटा वो एक्यूमुलेट कर सकता है, अच्छी बात है, बट साथ ही में दैट मॉडल कैन नॉट जनरलाइज वेल टू द अनसीन डेटा। मतलब अगर अननोन डेटा आता है, तो अननोन या अनसीन डेटा आता है, तो यहाँ पर वो मॉडल काम नहीं करेगा। ये उसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, दैट मॉडल कैन नॉट जनरलाइज। सो यहाँ पे ये शब्द आपको ध्यान रखना है। अननोन और अनसीन डेटा पर जो एमएल मॉडल जो कि आपका ओवरफिटिंग की ओर जा रहा है, तो ओवरफिटिंग की ओर जाने की वजह से दैट डेटा कैन नॉट जनरलाइज। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि दैट डेटा विल नॉट करेक्टली प्रेडिक्ट दी अननोन और अनसीन डेटा। करेक्टली प्रेडिक्शन यहाँ पर नोन या अनसीन डेटा का नहीं होता है, दैट इज व्हाट द जनरलाइजेशन। तो हमने अभी रेगुलराइजेशन देखा और जनरलाइजेशन देखा। तो पहला पॉइंट आपका रेगुलराइजेशन, मतलब अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, जी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं खास करके ओवर फिटिंग में, तो उसको हमें सुधारना है, तो हमें रेगुलराइजेशन करना पड़ता है। और अब जब ओवर फिटिंग के जो डिसएडवांटेजेस है, ओवर फिटिंग का मेन ड्रॉबैक है कि अनसीन डेटा पर वो काम नहीं करता है ठीक से, तो दैट वुड कॉल एज अ जनरलाइजेशन प्रॉब्लम। जनरलाइजेशन प्रॉब्लम, so that generalization problem is basically
पार्ट ऑफ द सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जनरलाइजेशन प्रॉब्लम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट नहीं है। ये आपका जो जनरलाइजेशन प्रॉब्लम है, जनरलाइजेशन प्रॉब्लम आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो दिस इज हाउ द सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल बोलते बराबर हमारे दिमाग में आता है कि देयर इज अ सेट ऑफ लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, जब हम लोग सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में डिस्टिंग्विश करते हैं तो सुपरवाइज में लेबल्ड डेटा, अनसुपरवाइज में अनलेबल्ड डेटा। तो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल में हमारे पास में लेबल्ड डेटा है। अब ये जो लेबल्ड डेटा है, दैट लेबल्ड डेटा आपका किस तरीके से काम करता है, मॉडल विल बी लर्न ऑन दैट लेबल डेटा। और जब प्रेडिक्शन करने की बात आती है कि तब प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा में आपने किस तरीके का डेटा दिया है, उसी के आधार पर वो प्रेडिक्शन करता है। सो अगर आपके पास में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है, ये जो लेबल्ड डेटा मतलब आपका जो ट्रेनिंग डेटा है, उस ट्रेनिंग डेटा के आधार पर वो प्रेडिक्शन करता है। और अगर आपके पास में ज्यादा ट्रेनिंग डेटा है, मोर डेटा, तो आपका जो मॉडल है वो प्रेडिक्शन कैसे करेगा, द प्रेडिक्शन विल बी मच मोर बेटर, मोर बेटर। तो यहाँ पर दिस ट्रेनिंग मॉडल का कैसे संबंध है कि सुपरवाइज्ड डेटा आपका लेबल डेटा है, लेबल डेटा आपका ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा के बेस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं। और प्रेडिक्शन करने के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेनिंग डेटा देंगे तो मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ेगी। वो जो प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से करेगा, तब मोर एक्यूरेसी विल बी अचीव्ड फॉर प्रेडिक्शन। तो ये जो आपने समझ लिया है, ये जो आपने समझ लिया है कि हाउ दिस ट्रेनिंग इंक्रीजिंग मच मोर ट्रेनिंग डेटा विल टेन टू द एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्शन। बट एक चीज ऐसी भी है यहाँ पर कि ट्रेनिंग डेटा आप बढ़ाएंगे तो वो जो प्रेडिक्शन करेगा, वो प्रेडिक्शन जो ट्रेंड डेटा में जो एविडेंसेस या कॉन्सिक्वेंसेस या टाइप ऑफ डेटा या जो भी फीचर्स आए हैं उसके बेस पर वो ट्रेनिंग डेटा से प्रेडिक्शन करेगा। पर अगर ट्रेनिंग डेटा के दौरान कोई ऐसी जो भी प्रेडिक्शन करने के लिए, मतलब जो टेस्टिंग फेज हम बोल सकते हैं, उसमें प्रेडिक्शन के दौरान अगर अननोन या अनसीन डेटा आता है तो अननोन या अनसीन डेटा पर वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने इतने एक्यूरेटली वो ट्रेनिंग डेटा पर काम किया है कि वो ट्रेनिंग डेटा को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकता है। बट अगर वही अननोन डेटा आएगा तो अननोन डेटा पर वो वहां पर मॉडल काम नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा, प्रेडिक्शंस उसका गलत हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम, बिगेस्ट डिसएडवांटेज वी कॉल इट एज अ जनरलाइजेशन। अब ये जो जनरलाइजेशन है, इस जनरलाइजेशन को हम मोटा मोटी बोलेंगे दैट द पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग इज टू डेवलप द मॉडल्स एबिलिटी टू सक्सेसफुली जनरलाइज। सक्सेसफुली जनरलाइज का मतलब ये है कि वो ट्रेनिंग डेटा इस तरीके से करे ताकि वो ओवरफिटिंग भी ना हो और साथ ही में नए अनसीन मॉडल्स को, अनसीन डेटा को या फिर अननोन डेटा को भी वो बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सके। This is what the model's ability to successfully generalize is the main core theme of the successful and optimality of the machine learning training model. तो ये जनरलाइजेशन एग्जैक्टली क्या है? जनरलाइजेशन है कि आपकी मॉडल्स की एबिलिटी टू रिएक्ट द न्यू डेटा और रिएक्ट द अनसीन डेटा। अभी इतनी बार हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली जनरलाइजेशन इज।
Generalization is nothing but to model's ability to react to new और unseen data. ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग ओवरफिटिंग करेंगे, ज्यादा ट्रेनिंग डेटा बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आपका जो प्रेडिक्शन है वो ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेट आएगा, इसलिए वो ओवरफिट हो गया. पर अगर अननोन डेटा आता है तो वो ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा. दैट इज व्हाट दे वोंट बी एबल टू जनरलाइज. मशीन लर्निंग मॉडल में हमें जनरलाइजेशन को ही ठीक करना है. जनरलाइजेशन अगर ठीक नहीं है तो आपका मशीन लर्निंग मॉडल भी ठीक से काम नहीं करेगा, नहीं प्रेडिक्ट करेगा. तो यहाँ पर जो जनरलाइजेशन टर्म है दैट वुड बी सेंट्रल टू द सक्सेस ऑफ द मॉडल. मशीन लर्निंग मॉडल कब सक्सेस होंगे? जब that model is able to generalize. That is what the ability of the machine learning model to generalize is going to be the success of the model. ये आपका जनरलाइजेशन के बारे में. ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग के बारे में हम लोगों ने पहले ही बता दिया है. ओवरफिटिंग में आपका क्या है कि ओवरफिटिंग का जो डेटा है इस डायग्राम के माध्यम से समझा दिया था कि मॉडल अगर जनरलाइज नहीं करता है, दैट मॉडल विल नॉट बी एबल टू जनरलाइज. दैट मीन्स व्हाट इट इज ओवरफिटेड. ओवरफिटेड मॉडल कैसे होगा? दैट मॉडल, ML मॉडल will not generalize properly. Generalize properly का मतलब ये है कि अनसीन डेटा पे वो काम नहीं करेगा. That is what the model is overfitted. And giving the new data will give the wrong predictions. ये आपका overfitting का problem है. अब वैसे ही अंडरफिटिंग में क्या है? That underfitting will be happen when the model has not been trained on the enough data. हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेनिंग डेटा नहीं दे रहे. No much training data. That is the underfitting. अब ये जो अंडरफिटिंग है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? मॉडल ठीक से ट्रेन ही नहीं होता है. फिर अगर डेटा एम्पल अमाउंट नहीं मिलता है तो मॉडल ठीक से ट्रेंड नहीं होता है. नो प्रॉपर ट्रेनिंग विल बी देयर. अब इन केस ऑफ अंडरफिटिंग मॉडल ना ही वो कुछ प्रेडिक्ट कर पाता है, ना ही वो एग्जिस्टिंग डेटा पर ठीक से काम कर पाता है. तो दैट इज व्हाट द मॉडल इज यूजलेस. वो अंडरफिटेड मॉडल कुछ काम का नहीं रहता है. इसीलिए आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स डेटा इंटेंसिव है ऐसा बोला जाता है. ये अंडरफिटिंग मॉडल भी जैसे ओवरफिटिंग मॉडल आपका एटलीस्ट न्यू डेटा पर काम नहीं करता है, न्यू डेटा या अनसीन डेटा पर काम नहीं करता है. बट अंडरफिटिंग मॉडल विल नॉट एबल टू प्रेडिक्ट एनी ऑफ द डेटा, नीदर सीन और अनसीन डेटा. तो यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा पर भी वो काम नहीं करेगा. ओवरफिटेड मॉडल क्या करेगा? एटलीस्ट ट्रेनिंग डेटा पर काम करेगा, ट्रेनिंग डेटा पर वर्क करेगा. पर अंडरफिटेड मॉडल अनसीन भी और साथ ही ट्रेनिंग डेटा, इट वॉन्ट वर्क ऑन दिस ट्रेनिंग डेटा. तो यहाँ पर ये है आपका अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये उसी फिगर का डिस्क्रिप्शन है जो कि लिखा हुआ है अंडरफिटेड मॉडल एंड ओवरफिटेड मॉडल क्या है. अब हम बात करते हैं जनरलाइजेशन कर्व की. तो जनरलाइजेशन के बारे में आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि एग्जैक्ट क्या है. जनरलाइजेशन इज द मॉडल्स एबिलिटी टू वर्क ऑन द अनसीन डेटा. ठीक, मैं यहाँ लिख रही हूँ मॉडल्स एबिलिटी टू वर्क ऑन अनसीन डेटा. अब ये जो
जनरलाइजेशन है, दैट जनरलाइजेशन हैव सम फाइंडिंग्स, हैव सम कर्व्स। तो ये आपका जनरलाइजेशन कर्व है। ये जनरलाइजेशन कर्व में हमने उसको दो पैरामीटर्स में प्लेस किया है। एक है आपका एरर, जो कि आपका वाई एक्सिस के अक्रॉस है, और एक है आपका नंबर ऑफ इटरेशंस, नंबर ऑफ इटरेशंस वर्सेस नंबर ऑफ एरर्स। तो हमें यहाँ बताना है कि आपके इटरेशंस जितने ज्यादा बढ़ते हैं तो आपके एरर्स पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के माध्यम से ये बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दिस मॉडल इज गिविंग यू द एरर, more error, more error and versus less iterations. So less iterations, जब less iterations है तो आपका मॉडल अंडर फिट है और वो ज्यादा एरर देता है, मीन्स मोर prone to errors. उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि द मॉडल, इफ iteration goes increasing, the model will be overfitted. यहाँ this will give you the overfitting of model, and that overfitting of model will give you the errors, but these errors are on unseen data, on unseen or न्यू डेटा। ट्रेनिंग डेटा पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा पे वो बहुत अच्छे से काम करेगा। इट विल वर्क विद द ट्रेनिंग डेटा। तो यहाँ आपको ये देखना है कि नीदर इट शुड बी मॉडल, नीदर इट शुड बी ओवरफिटेड, नीदर इट शुड बी अंडरफिटेड. It should have some generalization, which is the best generalization, which is the middle part of, or let us say the middle thing of the underfitting and overfitting. It should not either overfit, either not underfit. दोनों आपके जो जनरलाइजेशन है वो बेस्ट जनरलाइजेशन ये होंगे कि आपका मॉडल ज्यादा अंडरफिट भी ना करे और ना ही ओवरफिट करे. तो दिस इज द लाइन वेयर द मॉडल कैन हैव फाइंड द बेस्ट जनरलाइजेशन टर्म. तो यहाँ बात क्या हो रही है कि आपकी जो एरर है ज्यादा है और इस पॉइंट पे सबसे कम एरर आपको मिल रही है. आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट पर सबसे कम एरर मिल रही है, और ये जो कम एरर है, ये कम एरर को अगर हम लोग अक्रॉस एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होने चाहिए, हाउ मेनी एग्जैक्टली, हाउ मेनी इटरेशंस विल बी देयर, ये नंबर मिल जाएगा. तो अगर ये नंबर मिल जाता है तो आपको आपका ऑप्टिमल पॉइंट मिल जाता है जहां पर आप अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं. तो ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये ट्रेनिंग एरर या अंडरफिटिंग में आप अगर नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाते हैं तो आपका ट्रेनिंग एरर बढ़ता है, और यहाँ पर आपका टेस्टिंग एरर भी बढ़ता है. दैट इज व्हाट द अंडरफिटिंग. और ओवरफिटिंग में हमेशा आपका टेस्टिंग एरर ज्यादा बढ़ता है. आप देख सकते हैं दिस इज द पोर्शन, this is the portion where underfitting lies and this is the portion where overfitting lies. तो ओवरफिटिंग में जैसे मैंने कहा कि जब आपका ट्रेनिंग डेटा बढ़ेगा, आप जिस तरीके से ट्रेन करेंगे, नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका ट्रेनिंग डेटा विल बी मिनिमाइज. बट अनसीन डेटा पर मॉडल काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपका यहाँ पर टेस्टिंग डेटा या टेस्टिंग एरर आपका बढ़ता चला जाएगा. तो यहाँ आपको ये देखना है कि हाउ मच विल बी द इटरेशंस exactly to have the more generalized machine learning model. This is what the optimal point, and if you are able to find this optimal point, अगर आपने इस best
जनरलाइजेशन या फिर एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशंस को ढूंढ लिया तो आपका मॉडल हम बोल सकते हैं ऑप्टिमल है, प्रेडिक्शन ठीक से करता है। ठीक है, तो ये है आपका जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। This is how, what exactly we have looked: regularization, then generalization, overfitting and underfitting. ये 4 टर्म्स बेसिकली हमने आज देखे। तो जनरलाइजेशन में हम आगे देखेंगे कि एक तरीके से ये जो लॉस है आपका, the what we call it as a training loss, ट्रेनिंग लॉस, ये ट्रेनिंग लॉस के बारे में अभी हम लोग देखेंगे एंड व्हाट एग्जैक्टली द वैलिडेशन लॉस इज। हाँ, तो देखिए जनरलाइजेशन लॉस या फिर जिसे बोलेंगे हम लोग एक मोटा मोटी हम लोग वैलिडेशन लॉस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। वैलिडेशन लॉस हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है। कहाँ स्टार्ट हो रहा है? जब एक बात ये भी आती है कि जब हम लोग सब पहले ही, मतलब इटरेशंस होने के पहले ही अगर मॉडल को स्टॉप कर देते तो आपका वैलिडेशन लॉस यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। दैट वैलिडेशन लॉस स्टार्ट्स टू इंक्रीज आफ्टर स्पेसिफिक नंबर ऑफ इटरेशंस। यहाँ आप देखेंगे आफ्टर स्पेसिफिक नंबर ऑफ इटरेशंस आपका यहाँ वैलिडेशन लॉस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ increasing the trend of the validation loss means that while we are trying to reduce the training loss, we increase the model's complexity. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि आपका वैलिडेशन लॉस का एक मतलब ऐसा भी है कि हम लोग यहाँ वैलिडेशन लॉस बीच में मॉडल को स्टॉप कर देते हैं, हम इटरेशंस बंद कर देते हैं। उसके जैसे इटरेशंस हमने बंद कर दिए तो हमने यहाँ पर क्या अचीव किया? क्या यहाँ हमने अचीव ऐसे किया है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग लॉस को कम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ ट्रेनिंग लॉस को कम कर रहे हैं और हम लोग साथ ही में मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। अब ये कैसे? मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं और ट्रेनिंग लॉस को रिड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए जैसे कि ये आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज हाउ ट्रेनिंग अप्रोच, मतलब ये इटरेशंस है। ठीक है, ये इटरेशंस है, नंबर ऑफ इटरेशंस। अब जैसे हमारा नंबर ऑफ इटरेशंस हमारा आगे जा रहा है तो यहाँ नंबर ऑफ इटरेशंस के बाद में हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, लेट अस सपोज दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट, हम यहाँ स्पेसिफिक पॉइंट पे हम ये देख रहे हैं कि आपका जो ट्रेनिंग लॉस है या ट्रेनिंग एरर है उसको हम लोग कम कर रहे हैं। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस, बट साथ ही में इसके जैसे इसमें ये जो दिख रहा है आपको कि जैसे हमारा इटरेशंस बढ़ रहा है तो ट्रेनिंग लॉस कम हो रहा है। इसका मतलब हम लोग इटरेशंस बढ़ा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों को पता है प्रोग्रामिंग में जितना इटरेशंस हम करेंगे उतना आपका सीपीयू ओवरहेड ज्यादा बढ़ेगा, आपकी मेमोरी ज्यादा होगी, तो आपके रिसोर्सेज यहाँ बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, आपके नंबर ऑफ इटरेशंस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका ट्रेनिंग लॉस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग लॉस रिड्यूस हो रहा है, कैसे रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ने से क्या हो रहा है? देखिए, नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ने से आपकी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आपकी बढ़ रही है, उसके बाद में ट्रेनिंग लॉस आपका कम हो रहा है। पर अभी आपका जो जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन भी आपका कम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि दे कैन नॉट जनरलाइज ऑन न्यू डेटा पॉइंट्स। तो ये आपकी इंटर रिलेटेड चीजें हैं। अब वैलिडेशन लॉस यहाँ पर साथ ही में वैलिडेशन लॉस भी इंक्रीज हो रहा है।
तो ये हम लोग जो इनका इंटर रिलेशन है वो इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, मॉडल जनरलाइजेशन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, मतलब मॉडल कैन नॉट जनरलाइज। ठीक है, उसके बाद में आपका जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग लॉस है वो भी कम हो रहा है। ट्रेनिंग लॉस है वो आपका, सॉरी, वो आपका बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ट्रेनिंग डेटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर ऑप्टिमाइज करेगा। तो ट्रेनिंग लॉस आपका जो है वो बढ़ रहा है का मतलब ट्रेनिंग लॉस बढ़ रहा है, मतलब ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो आपका एरर है वो घट रहा है। आई मीन टू से जो ट्रेनिंग एरर है वो ट्रेनिंग एरर आपका घट रहा है। सो ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग घट रहा है बोल रही हूँ, ट्रेनिंग लॉस। ठीक है, उसके बाद में जनरलाइजेशन आपका कम हो रहा है ट्रेनिंग लॉस आपका, मतलब ट्रेनिंग लॉस या ट्रेनिंग एरर आपका घट रहा है। साथ ही में क्या हो रहा है कि आपका बार बार इटरेशंस की वजह से जो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। और साथ ही में जो आपका वैलिडेशन लॉस है वो भी क्या हो रहा है, वैलिडेशन लॉस भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 फैक्टर्स है। जनरलाइजेशन आपका कम हो रहा है, ट्रेनिंग लॉस आपका कम हो रहा है, एरर्स कम हो रहे हैं, पर साथ ही में 2 तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। यहाँ पर मॉडल आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ रही है, साथ ही में जनरलाइजेशन आपका घट रहा है, मतलब जनरल मॉडल कैन नॉट बी जनरलाइज। तो ये आपका ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस के टर्म्स में था। तो ये डायग्राम में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लॉस कम हो रहा है और यहाँ पर वैलिडेशन लॉस आपका बढ़ रहा है। व्हाट एग्जैक्टली वैलिडेशन लॉस इज? वैलिडेशन लॉस इज नथिंग बट अ टेस्टिंग एरर। ठीक है, टेस्टिंग, जब मैंने कहा ना कि अनसीन डेटा पर आपका मॉडल काम नहीं करता है। तो अनसीन डेटा पर काम नहीं करता है का मतलब, अब देखिए, ट्रेनिंग डेटा पर वो अच्छे से काम करता है, मतलब ट्रेनिंग डेटा की जो एरर्स है वो कम करेगा। और टेस्टिंग डेटा मतलब टेस्टिंग या फिर अनसीन डेटा पर वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, वो जो उससे एसोसिएटेड जो एरर्स है वो बढ़ाएगा। इसी को हमने क्या किया, वैलिडेशन लॉस कहा है। ठीक है, तो ये आपका है। और इसके ये कम होने की वजह से और ये ज्यादा होने की वजह से मॉडल कैन नॉट जनरलाइज, तो आपका जनरलाइजेशन जो है वो आपका घट जाएगा। और साथ ही में मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, बार बार इटरेशन की वजह से मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका, मैं हम लोग अभी डाउट सेशन शुरू करेंगे। मैं इसको प्रेजेंटेशन को बंद कर देती हूँ।